हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर फैजान मिर्जा नर्वस टिश्यू के सेकंड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आयंस की ट्रांसपोर्ट देखेंगे, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, आयंस किस डायरेक्शन में मूव करते हैं और कौन से प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स या जो प्रोटीन्स यूज होती हैं इन मूविंग द आयंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये सब स्टडी करने वाले हैं। तो आयन चैनल, सबसे पहले तो आयन चैनल क्या होती है? आयन चैनल जो होती है वो हमारी मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोटीन्स अलाउ करती हैं मूवमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक आयन डाउन इट्स ग्रेडियंट। जब डाउन इट्स ग्रेडियंट होगी तो मूवमेंट होगी हमेशा डिफरेंस इन कंसंट्रेशन पे, मतलब आयन जो एक जगह ज्यादा है वहां से मूव होकर वो दूसरी जगह आ जाएगा जहां वो कम है क्वांटिटी में। इसकी वजह से हमें ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है और इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। तीन तरह की चैनल्स हैं हम जो स्टडी करनी है, इनफैक्ट चार। इसमें से सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, सबसे पहले आ जाता है लीक चैनल। लीक चैनल वो चैनल होती है जो हर वक्त खुली हुई रहती है मगर स्पेसिफिक होगी। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम लीक चैनल वो होगी जिससे पोटेशियम हर वक्त लीक कर रहा होगा। सोडियम लीक चैनल से हर वक्त सोडियम लीक कर रहा होगा और हमेशा जो मूवमेंट होगी वो डाउन द ग्रेडियंट होगी। लिगेंड गेटेड चैनल उसके बाद आ जाती है। लिगेंड गेटेड चैनल में एक लिगेंड या न्यूरोट्रांसमीटर या कोई ड्रग या हार्मोन होगा जो बाइंड होगा उस चैनल के साथ और उसके बाद उस चैनल का गेट खुल जाएगा और गेट खुलने की वजह से वो चैनल ओपन हो जाएगी या क्लोज हो जाएगी और उसके ओपन और क्लोजर की वजह से कोई आयन उसमें से गुजरना चलना शुरू हो जाएगा या चलने से रुक जाएगा। मैकेनिकली गेटेड चैनल वो होते हैं जो किसी वाइब्रेशन या किसी टच या प्रेशर की वजह से या स्ट्रेच होने की वजह से खुलते हैं और जब खुल जाएंगे तो उसमें भी चैनल में रास्ता खुल जाएगा और जो आयन है वो अपने डाउन द ग्रेडियंट मूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन गेटेड में भी डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट होती है। वोल्टेज गेटेड चैनल वो होता है जो वोल्टेज चेंजेस जब मेम्ब्रेन में होती हैं उसकी वजह से खुलती है और इसके खुलने से भी जो आयन है वो डाउन द ग्रेडियंट मूव होता है। चैनल्स का मतलब ही ये है डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है आयन की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन नहीं। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन। आयन एक जगह क्वांटिटी में ज्यादा है, वहां से वो उधर आ जाएगा जहां वो क्वांटिटी में कम है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम लीक चैनल आपको यहाँ दिखाया हुआ है। ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर है आपकी मेम्ब्रेन का। ये पोटेशियम आयन दिखाया हुआ है, ये पोटेशियम आयन चैनल है मेम्ब्रेन के अंदर। ये प्रोटीन होती है आपके पास। अगर ये चैनल लीक चैनल है तो लीक चैनल इस वक्त बंद है। ये लीक चैनल जब खुला हुआ होगा तो इसके साथ पोटेशियम जो होगा वो मूव करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन में था तो बाहर जाएगा। जब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई केमिकल स्टिमुलस आ गया लिगेंड गेटेड चैनल, तो लिगेंड गेटेड चैनल की वजह से लिगेंड बाइंड होगा चैनल के साथ ऑन द आउटर सरफेस, जिसकी वजह से वो चैनल खुल जाएगा और चैनल के खुलने की वजह से आयन डाउन द ग्रेडियंट उसमें मूव होना शुरू हो जाएगा। लिगेंड गेटेड चैनल। अच्छा, फिर मैकेनिकली गेटेड चैनल। मैकेनिकली गेटेड चैनल के अंदर गेट जो है वो किसी मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से खुलेगा। अभी गेट बंद है तो आयन नहीं गुजर रहा है इसमें से। जैसे ही गेट खुल गया मैकेनिकली तो इसमें से आयन मूव होना शुरू हो गया डाउन द ग्रेडियंट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये चैनल अभी बंद है। ये चैनल बंद क्यों है? ये इसके अंदर प्लग लगा हुआ है या इसका गेट बंद है। इट्स नॉट एक्चुअली अ प्लग, प्लग किया हुआ जरूर है इसने, बट दिस इज अ गेट। ये गेट है जो बंद है और गेट बंद क्यों है? क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक सर्टेन वोल्टेज पे है जैसे -70 मिली वोल्ट। अगर ये वोल्टेज चेंज होकर -50 मिली वोल्ट हो जाता है तो ये गेट खुल जाता है और आयन इसमें से निकलना शुरू हो जाता है। दोबारा वही वाली बात, आयन जहां पे क्वांटिटी में ज्यादा होगा वहां से वो उस तरफ को जाएगा जिस तरफ वो क्वांटिटी में कम है। इट्स ऑल डिफ्यूजन अकरिंग हियर। ये यहाँ पे टेबल है जो समराइज करती है लीक चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल, मैकेनिकली गेटेड और वोल्टेज गेटेड चैनल्स को। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम स्टडी कैसे करते हैं? हम स्टडी करते हैं वोल्ट मीटर को रख के न्यूरॉन्स के ऊपर। कोई हम न्यूरॉन आइसोलेट करें या नर्व आइसोलेट करें तो उसको हम उसके बाद प्लेस करते हैं किसी एक वोल्ट मीटर को। और जब वोल्ट मीटर को प्लेस करेंगे तो हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा जो हम उसके सरफेस पे रखेंगे और एक रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड होगा जो हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो जब हम इंसर्ट करते हैं किसी रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड को और सरफेस इलेक्ट्रोड सरफेस पे रखते हैं, वोल्ट मीटर हमें रीडिंग दे देता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिस वक्त आपका न्यूरॉन कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा और रेस्ट पे है, कोई आयन इस तरह से मूव नहीं हो रहा और चैनल आपके बंद है, आपकी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 होता है। बट जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होना शुरू होता है, दिस पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम -70 टू अ सेपरेट वैल्यू और यही हमने डिस्कस करना है कि ये कैसे चेंजेस होते हैं। साइटोसोलिक सरफेस पे आपका जो मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाले सरफेस के ऊपर आपकी जो मेम्ब्रेन है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। सो दिस इज द डिफरेंस इन द चार्जेस एट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो हम वोल्टमीटर को रख के देखते हैं। जब हम बात करते हैं स्टिमुलस की, अब स्टिमुलस आया। स्टिमुलस जैसे ही आपके पास आएगा किसी भी न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन की पोटेंशियल -70 है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये आरएमपी की वैल्यू है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70। इस -70 पे जैसे ही स्टिमुलस आएगा तो -70 की वैल्यू ड्रिफ्ट होके -55 की तरफ चली जाएगी।
ये क्यों जाएगी? बिकॉज स्लोली सोडियम एंटर हो रहा है सेल के अंदर। इनफ्लक्स का मतलब होता है एंट्रिंग। सो स्लोली सोडियम एंटर होगा, टाइम के अकॉर्डिंगली देखें, ग्रेजुअली सोडियम सेल के अंदर गया तो पोटेंशियल -70 से राइज होकर -55 पहुंच गया। इस वैल्यू को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। एट थ्रेशोल्ड हमारे पास मजीद सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी और फास्ट सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू हो जाएगा। दिस सेकेंड पॉइंट शोज अ फास्ट सोडियम इन्फ्लक्स। सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, जब वो भर रहा होगा सेल में पहले ग्रेजुअली और फिर फास्ट, इट विल कॉज द सेल टू बिकम डीपोलराइज। वो मेम्ब्रेन जो अंदर से -70 थी वो +30 तक चली जाएगी। दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड डीपोलराइजिंग। ये डीपोलराइज हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। जब ये पहुंच गया मैक्सिमम डीपोलराइजेशन +30 पर, +30 पे जाने पे सोडियम का इन्फ्लक्स रुक जाता है, स्टॉप्स, मजीद सोडियम एंटर नहीं होगा। आपकी मेम्ब्रेन या आपकी सेल मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए परमिएबल हो जाएगी और पोटेशियम का इफ्लक्स शुरू हो जाएगा, विच मीन पोटेशियम सेल के बाहर जाना शुरू हो जाएगा। इन्फ्लक्स का मतलब होता है एंट्री और इफ्लक्स का मतलब होता है आउटफ्लो या बाहर जाना। तो जब पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा, आपको पता है पोटेशियम एक पॉजिटिव चार्ज है, वो सेल से बाहर जाएगा तो सेल स्टार्ट टू गेट रिड ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। तो सेल वापस अपनी नेगेटिव पोटेंशियल को रीजनरेट कर लेगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 से गुजर के वापस आ जाएगा और वापस पहुंच जाएगा -70 पे। दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजिंग। तो जब ये रीपोलराइज हो जाएगा ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पोटेशियम इफ्लक्स। 5 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे 5th पॉइंट बताया है, आरएमपी जब आ जाएगा तो थोड़ा सा आपकी मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजिंग फेज के अंदर चली जाती है, कुछ इतना ज्यादा अंदर नेगेटिविटी बिल्ड हो जाती है कि आरएमपी से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है आपकी मेम्ब्रेन, एंड पोटेशियम इफ्लक्स रुक जाएगा, आरएमपी विल बी मेंटेन। सो जो पूरा हमने चेंज देखा, ये ग्राफ का पार्ट, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सोडियम एंटरिंग द सेल, फर्स्ट स्लोली देन फास्ट। ये पार्ट ऑफ द ग्राफ है, ये बता रहा है पोटेशियम आउटफ्लो। और पोटेशियम आउटफ्लो होने से आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो वापस अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गेन कर लेगी। थ्रेशोल्ड वो पॉइंट होता है जहां पे चेंज आता है और स्लो सोडियम इनफ्लक्स चेंजेस टू फास्ट सोडियम इनफ्लक्स। ये जो फास्ट सोडियम इनफ्लक्स है ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं जो खुलते हैं इस पॉइंट से और ये इस पॉइंट से खुले रहते हैं। सो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स दे ओपन एट -55 मिलीवोल्ट एंड दे क्लोज एट +30। सो इस दौरान आपके पास सोडियम सेल के अंदर जाता रहता है। +30 मिलीवोल्ट पे जब आपका पोटेंशियल पहुंच जाता है तो +30 मिलीवोल्ट से लेके दोबारा -70 तक आपके पास द सेल बिकम्स परमिएबल बिकॉज नाउ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन। अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जब खुल जाएगी तो ये पोटेशियम को सेल से बाहर भेज देती है। जब सेल से बाहर पोटेशियम चला जाता है तो आपकी मेम्ब्रेन फिर दोबारा नेगेटिव हो जाती है और -70 पे आके पोटेशियम चैनल भी बंद हो जाता है। वोल्टेज गेटेड चैनल का कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा था कि ये वो चैनल्स हैं जो खुलते और बंद होते हैं विद रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन वोल्टेज। यही बात यहाँ पे समझाई हुई है कि किसी चैनल पे किस वक्त खुल रहा है, कौन सी चैनल किस वक्त बंद हो रही है। डीपोलराइजिंग फेज पढ़ लिया, रीपोलराइजिंग फेज पढ़ लिया। जब हम बात करते हैं चैनल्स की डिटेल में तो ये हमें यहाँ एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट के लिहाज से समझाया हुआ है। रेस्टिंग स्टेट, सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है आपको, ये सोडियम चैनल है, ये पोटेशियम चैनल है। अगर सोडियम चैनल को देखें तो सोडियम चैनल के अंदर बताया हुआ है कि इसमें एक एक्टिवेशन गेट है जो क्लोज्ड है और दिखाया हुआ है इनएक्टिवेशन गेट इस वक्त ओपन है। पोटेशियम चैनल में एक ही गेट है जो इस वक्त बंद है। इस दौरान आपकी मेम्ब्रेन किस पोटेंशियल पे है? -70 मिलीवोल्ट पे। आप रेस्टिंग स्टेट पे, रेस्टिंग स्टेट के अंदर आपके पास सेल के बाहर सोडियम आयन ज्यादा है और सेल के अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा। अब आता है डीपोलराइजिंग फेज। डीपोलराइजिंग फेज में क्या हुआ आपके पास? डीपोलराइजिंग फेज में आपका जो गेट ये दरमियान में प्रेजेंट था, एक्टिवेशन गेट, ये खुल गया। इनएक्टिवेशन गेट पहले भी खुला हुआ था, एक्टिवेशन गेट खुल गया। एक्टिवेशन गेट खुलने की वजह से सोडियम आयन जो बाहर ज्यादा क्वांटिटी में थे वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाए। वो सेल के अंदर आ जाएंगे, आपके पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर आ रहे हैं, -70 से पोटेंशियल रेज होकर +30 तक पहुंच जाए। जब +30 तक पहुंच गया, +30 पे आके आपका इनएक्टिवेशन गेट सोडियम का बंद हो गया, मजीद सोडियम नहीं आ सकता सेल के अंदर। बट इसी +30 पे, यही जो +30 मिलीवोल्ट की वैल्यू है, इस पे पोटेशियम का चैनल का गेट खुल गया और पोटेशियम जो सेल के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में था वो सेल से बाहर जाना शुरू हो गया डाउन द ग्रेडियंट। जब वो बाहर जाना शुरू हो गया तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल मजीद ऊपर नहीं जाएगा, जबकि नीचे आना शुरू हो जाएगा। नीचे क्यों आना शुरू हो जाएगा? बिकॉज पोटेशियम बाहर जाएगा।
सो पोटेशियम के बाहर जाने से पोटेंशियल कम्स डाउन बैक टू द रीपोलराइजेशन वैल्यू, आरएमपी रीजनरेट हो जाएगा आपका, और आरएमपी रीजनरेट हो जाएगा तो आपके पास दोबारा वही स्टेट आ गई कि आपका सोडियम का इनएक्टिवेशन गेट ओपन हो गया, एक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया, और आपका पोटेशियम का गेट जो होगा फिर वो बंद हो जाएगा आरएमपी पे, सो दैट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल परसिस्ट एट -70. So these are the phases how the ions flow changes as the channels open up. हमने कंटिन्यूस और सॉल्टेटरी कंडक्शन पढ़ना है। कंटिन्यूस कंडक्शन वो होती है जिसकी बात हर न्यूरॉन का पार्ट एक एक करके डीपोलराइज होता जाएगा और न्यूरॉनल कंडक्शन चलती चली जाएगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर कंटिन्यूस। एक एक पार्ट एडजेसेंट सेगमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल कंटिन्यूअसली डीपोलराइज एंड रीपोलराइज। ये स्लो होता है और ये होता है अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स में, उन एक्सॉन्स में कि जिन एक्सॉन में माइलिन शीथ नहीं होती। जबकि हम बात करते हैं अगर सॉल्टेटरी कंडक्शन की, तो सॉल्टेटरी कंडक्शन वो है जो कि लीपिंग है, इसमें जंप कर रही होती है इम्पल्स। जंप किस तरह से करती है, एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर, फिर उससे अगले नोड ऑफ रेनवियर। सो सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर डीपोलराइज होते हैं, न्यूरॉन का हर मेम्ब्रेन का पार्ट डीपोलराइज नहीं होता। एज अ रिजल्ट सॉल्टेटरी कंडक्शन इज ऑलवेज वेरी फास्ट। ये जो हमें दिखाया हुआ है, ये कहाँ से दिखाया हुआ है, ये हमें शो किया हुआ है इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम में आप देखें तो ये कंटिन्यूस कंडक्शन शोन है, ये सॉल्टेटरी कंडक्शन शोन है। कंटिन्यूस कंडक्शन के अंदर सोडियम सेल के अंदर घुसेगा, ये जगह डीपोलराइज होगी, फिर ये डीपोलराइज। हर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन मस्ट अंडरगो डीपोलराइजेशन, तब कहीं जाके एक्सॉन टर्मिनल पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। और अगर हम बात करते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन की, तो सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर वो जगह हैं जिन्होंने डीपोलराइज होना है। So the area available to depolarize is very less in the saltatory conduction. So the number of channels that have to be recruited are very few as well. So the impulse jumps, and as it jumps, it quickly allows the neurotransmitter to be released at the end of the axon terminals. तो ये हमें saltatory और इसका फर्क देखना था continuous conduction का। फैक्टर्स जो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन को अफेक्ट करते हैं, अमाउंट ऑफ माइलिनेशन, जितनी ज्यादा माइलिनेशन एक्सॉन की होगी उतनी ज्यादा स्पीड होती है नर्वस ट्रांसमिशन की। एक्सॉन डायमीटर, जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल फास्टर ट्रेवल करेगा, क्योंकि स्मॉलर वंस जो होंगे बिकॉज उनका लार्ज सरफेस एरिया होगा, जो लार्ज होंगे उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। टेम्परेचर, जब टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो टेम्परेचर हमेशा ज्यादा स्पीड में जाएंगे जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर लोअर स्पीड हो जाए, लोअर अगर टेम्परेचर होगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी। ये हमने डिस्कस करना था, ये हम कर चुके। इसके साथ साथ हमारे पास जब नेक्स्ट चीज आ जाती है, न्यूरॉन क्लासिफिकेशन हो गई, हमने कंपैरिजन कर लिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का। ए फाइबर, बी फाइबर, सी फाइबर्स आ जाते हैं, ये क्लासिफिकेशन है नर्व फाइबर्स की। ए फाइबर्स कौन से होते हैं, ये लार्जेस्ट डायमीटर के एक्सॉन है, 5 to 20 माइक्रोमीटर के बड़े डायमीटर। इनमें एक्शन पोटेंशियल जो होती है उनकी स्पीड 12 to 130 मिली सेकेंड्स होती है। एक्सॉन सेंसरी इनपुट को लेकर जाते हैं टच, प्रेशर और पोजिशन का फ्रॉम द जॉइंट्स, और कुछ थर्मल और पेन सेंसेशंस को भी कम्युनिकेट करते हैं। और स्केलेटल मसल्स के साथ ये मोटर न्यूरॉन आके इसके इम्पल्स, मोटर न्यूरॉन्स इसके स्केलेटल मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे। बी फाइबर्स की अगर बात करें, बी फाइबर्स का डायमीटर जो है वो छोटा है, 2 to 3 माइक्रोमीटर है। ए जो था वो 5 to 20 था, बी 2 to 3 है। और बी फाइबर्स जो होते हैं इनके अंदर माइलिनेटेड होते हैं, और ये सॉल्टेटरी कंडक्शन भी शो करेंगे, 15 to 50 मिली सेकेंड्स की स्पीड पे भी जाएगा। और बी फाइबर्स जो होते हैं ये सेंसरी इम्पल्स कम्युनिकेट करते हैं विसरा से लेके ब्रेन तक आपके। ऑल्सो कंस्टिट्यूट ऑफ एक्सॉन, ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में भी प्रेजेंट होते हैं। सी फाइबर्स की बात करो तो ये स्मॉलेस्ट डायमीटर के एक्सॉन है, सबसे बारीक न्यूरॉन 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर, और ये सब के सब अनमाइलिनेटेड होते हैं, इसमें कोई माइलिनेटेड नहीं होगा। ये वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं ये आपके पास स्पीड, इनकी जो रेंज होती है 0.5 to 2 मिली सेकेंड मीटर पर सेकेंड होती है। सो ये दिस इज हाउ दे ट्रांसमिट द इम्पल्सेस। रिफ्रैक्टिव पीरियड भी इनका सबसे ज्यादा बड़ा होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है जिस दौरान जब एक न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ हुआ है और वो इम्पल्स भेज रहा है आगे, तो उसको दोबारा स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता, इसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड हमें ग्राफ में कैसे नजर आता है, जैसे ये वाली जगह, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड था कि जिस दौरान आपके पास दोबारा स्टिमुलेट नहीं हो सकता था न्यूरॉन। दिस एरिया which is highlighted in this particular color,
दिस रिप्रेजेंट्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इस दौरान आप अगर कोई इम्पल्स भेजेंगे, कोई स्टिमुलस भेजेंगे, तो या तो वो स्टिमुलस बेहद स्ट्रांग हो तब जाके न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा, वरना स्टिमुलेट नहीं हो सकता। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड इससे पीछे वाला पार्ट है, ये किसी भी हाल में न्यूरॉन इस दौरान दोबारा स्टिमुलेट नहीं हो सकता जब तक वो आरएमपी पे नहीं पहुंच जाता। सो ये कुछ टर्म्स थी, ये मैकेनिज्म्स थे हम लोगों ने जो पढ़ने थे। विद दिस वी एंड दिस लेक्चर, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द नर्वस इशू। I hope this was helpful for you. Thank you so much.